हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हम लोग पिछले वीडियो में भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करे थे, लेकिन उस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था कि अगर आपके पास एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक अनंत विस्तार का समतल चादर लेंगे और उस समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे कि हमारे पास एक कोई अनंत विस्तार का समतल चादर हो और उसके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि बीच में स्किप करते हो तो समस्या आपके लिए हो सकती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक हम फिगर बनाएंगे और जो कि दर्शाएंगे कि एक समान रूप से आवेशित है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक समतल चादर लिया है और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित धन आवेश से आवेशित मान लिया है। ठीक, अब चूंकि ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसा है नहीं, ये है कैसा, तो ये आप ऐसे नहीं मानेंगे। ये जो चादर है वो इस प्रकार से हमने ला करके रखा हुआ है। ठीक, तो ये एक समान रूप से आवेशित है और ये इसी प्रकार से ला करके हमने इसको इस प्रकार से लाकर रख दिया। तो हमें बताना है कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका व्यंजक क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका समतल चादर है इससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु लेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आपका प्लेन है इससे स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु P है। जैसे ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये प्लेन है और इस प्लेन से कितनी दूरी पर ऐसे है, तो इस प्लेन से r दूरी पर मान लेते हैं क्या है, एक कोई बिंदु है और इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कि है कितनी। क्योंकि ये बिंदु मानेंगे कि ये बिंदु जो है वो उसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब आप पढ़े हैं कि जो अगर आपके पास प्लस आवेश है, अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। तो चूंकि हम इस प्लेट को एक समान रूप से धन आवेशित माने हैं, अब ये प्लेट क्या अनंत विस्तार का, यानी ये आगे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, अनंत विस्तार, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अब बहुत बड़ा तो हम मानेंगे नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा उसका मानेंगे जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि कितना है, कैपिटल यस है। यानी इस पूरे समतल प्लेन का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है, कैपिटल यस है। तो इससे स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया। अब चूंकि हमें क्या करना है, इसमें गॉस के नियम का भी अनुप्रयोग करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। तो गॉस के नियम को लगाने के लिए आपको एक गॉसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। अब गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, तो हमने बताया है कि ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें हम लोग गॉस के नियम का उपयोग करते हैं वही आपका गॉसीय पृष्ठ होता है। इसका कोई निश्चित आकार वगैरह नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया है। ठीक इससे ठीक इतनी ही दूरी इस समतल प्लेन से दूसरी दिशा में, चूंकि अब ये एक समान रूप से आवेशित है तो इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी और इसके पीछे की ओर ये प्लेन ऐसे है तो इस प्लेन के उधर भी आपका वैद्युत क्षेत्र होगा और इस प्लेन के इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो उधर भी वैद्युत क्षेत्र है तो उसका मान भी ज्ञात करेंगे, इधर भी वैद्युत क्षेत्र है तो उसका भी मान ज्ञात करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, फिर हमें टोटल परिमाण मिल जाएगा। चूंकि हमें पूरे इस समतल प्लेन के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो ठीक उतनी ही दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हम क्या कर लेते हैं, एक कोई दूसरा बिंदु मान लेते हैं, इसको P' मान लेते हैं। इसकी दूरी भी कितनी है, स्मॉल r इस प्लेन से, यानी जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतनी ही दूरी पर इधर भी हमने एक बिंदु मान लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर P' एक लाइन आपको ऐसे दिख रहा है, इस P' को हम क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे और इस P' को अक्ष मान करके हम लोग एक गॉसीय काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। रियलिटी में ऐसा कोई पृष्ठ होता नहीं है, केवल हम लोग इसको क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसमें गॉस के नियम का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इस P और P डैश जो आपको यहाँ पर रेखा दिख रही है इसको हम क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे और इस रेखा को अक्ष मान करके हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो मान लीजिए कितना है, ds है। वैद्युत क्षेत्र आपका इधर ही होगा, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से बाहर, तो प्लस ये है तो इधर की ओर इधर वैद्युत क्षेत्र होगा और ds का क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा और यहाँ पर इसका भी एरिया हम लोग कितना मान लेते हैं, वेक्टर ds, जिसकी दिशा किधर होगी, उधर ही होगी। अब ये ds की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो ds क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का हम लोग क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका बेलनाकार है तो एक हिस्सा इधर ऐसे आप इसको रखिए, एक हिस्सा उधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया। अब इसको आप देखेंगे तो ये एक आपको गोल सा एरिया दिखेगा। अब इसका क्षेत्रफल सदिश हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी एरिया के अभिलंबोत एक लाइन खींचते हैं। जैसा कि इस एरिया के अभिलंबोत एक लाइन हमने खींच लिया और ये क्या बताता है, ds को बताता है। ठीक इसी प्रकार से इस एरिया के अभिलंबोत चूंकि ऐसे रखा है तो इस एरिया के अभिलंबोत जब आप लाइन खींचेंगे तो इधर होगा।
जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो आपका ई और डी एस होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम है। और अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच एंगल हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे के परस्पर समांतर है तो उसके बीच जो एंगल होता है, कोण होता है, वो हमेशा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ई और डी एस की दिशा एक है, इसलिए इसके बीच का एंगल 0 होगा। यहाँ पर भी ई और डी एस के बीच का जो दोनों की दिशाएं वो सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको नोट्स बनाना तो वो नोट्स के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो सब के सब हम क्या करते हैं, बोर्ड पर पहले लिखते हैं। उसके बाद जितना भी डेरिवेशन वो हम सारे के सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको श्योरली कहते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी चीजें लिख लेते हैं जो कि हमें लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता होती है किसी भी डेरिवेशन में, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर जिसका क्षेत्रफल कैपिटल यस है, एक समतल चादर जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल यस है, पर प्लस क्यू धनावेश एक समान वितरित है। फिर आगे लिखेंगे, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब फिर आगे लिखेंगे, चूंकि हमें संपूर्ण चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए हम चादर के दूसरी ओर भी एक बिंदु P डैश लेते हैं तथा P डैश को अक्ष मानकर एक गाउसीय पृष्ठ, एक गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ जो आपका बिंदु है उसको क्यों मानते हैं, तो इसके पीछे का कारण यह है कि दूसरी तरफ बिंदु मानने से लाभ ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका प्लेट है वो दोनों तरफ आवेशित है, उधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, तो उधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें उधर का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, इधर का भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना और टोटल हमें बताना। तो टोटल आपको इधर का और उधर का दोनों का योग करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इधर भी एक बिंदु P डैश मान लिया और उधर भी हमने एक बिंदु P मान लिया, और उसके बाद दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर लेंगे और जो भी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, योग कर लेंगे और वो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जितनी आवश्यक चीज़ें थी हमने लिख दिया है, अब हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं कि आगे का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने यहाँ पर एक एरिया माना है, अनुप्रस्थ काट का एरिया, जिसको हम लोग ds से प्रदर्शित किए हैं। तो इस बेलन के दोनों जो आपके ds सिरे हैं, इन दोनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसका समाकलन करेंगे, जो भी आएगा वहाँ से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों तरफ क्यों मानेंगे, क्योंकि दोनों तरफ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा। तो इस ds और इस ds दोनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले ज्ञात करेंगे। अब ds से क्यों ज्ञात करेंगे, इधर से भी वैद्युत फ्लक्स हो सकता है, लेकिन इधर से वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप इधर कोई बिंदु मानते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उस स्थिति में जो थीटा का मान होगा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है φ = E × S cos थीटा, और cos थीटा की जगह cos 90 रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 का जो मान होता है वो होता है आपका 0। तो यहाँ से जब 0 गुणा कर लेंगे तो φ = जो आएगा वो 0 आएगा। यानी इस बेलन के वक्र पृष्ठीय एरिया
एरिया, ये जो आपका एरिया है, यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ से जितना गुजरेगा और यहाँ से जितना गुजरेगा उसका परिमाण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर आप आगे लिखेंगे, अतः बेलन के दोनों गोलाकार सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब देखो यहाँ पर उधर भी गुजर रहा है, इधर भी गुजर रहा है, तो दोनों तरफ से गुजरेगा, तो दोनों पर तरफ से गुजरेगा, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आपका डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा प्लस ई इंटू डी एस कॉस थीटा। दोनों चीज़ें हम अलग अलग लिखे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, जितना वैद्युत क्षेत्र उधर है उतना वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो सारे के, और एंगल जितना इधर है 0 डिग्री, उधर ही एंगल इधर, उतना ही एंगल इधर भी है। तो सारी चीज़ें सेम है, इसीलिए हमने क्या किया, सारी चीज़ें सेम लिखा। तो यहाँ से आपका जो डी फाई ई आएगा वो आपका आ जाएगा ई इंटू डी एस, ये हो जाएगा 2 ई इंटू डी एस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का जो मान है वो कितना, कॉस यहाँ पर जो थीटा का मान है वो है आपका 0 डिग्री, तो मान रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता, तो ये मान ला कर रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मान आएगा ये आ जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू डी एस। ठीक, इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब cos 0 का मान 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो ये एरिया ds यहाँ पर माना था, यहाँ पर माना था, दोनों से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। तो हमें केवल इतने से तो मतलब है नहीं। अब चूंकि ये चादर जो अनंत विस्तार का, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया यस, तो इस पूरे यस विस्तार के चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यस विस्तार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ds विस्तार से हमने ज्ञात किया इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर समाकलन डी फाई ई। अब डी फाई ई का जो मान है वो आपका आया है यहाँ पर, तो ये लिखेंगे, ये बराबर है आपका 2 इंटू ई इंटू डी एस, और इसका भी क्या होगा, समाकलन। तो यहाँ से जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई, और यहाँ पर 2 इंटू यस का कांस्टेंट मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 इंटू ई, बाहर हो जाएगा, समाकलन ds। अब यहाँ पर समाकलन का एक सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समाकलन ds बराबर होता है यस, तो ये ds नहीं dx होता है। आप सूत्र क्लास 12 गणित में पढ़े होंगे कि dx का क्या होता है, यक्स होता है। तो यहाँ पर ds तो ds का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और डी फाई ई है तो डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू यस। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हमें गॉस का नियम लगाना है, क्योंकि गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो आगे लिखेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई जो होता है वो बराबर होता है Q/ε0 के। ठीक, अब यहाँ पर Q क्या है, तो Q है आपका आवेश का परिमाण। अब हम क्या करेंगे, इस अनंत जो आपका विस्तार का चादर है, इस पर आवेश कितना, इसका परिमाण हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, और वो होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। वो होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अभी होता क्या, परिभाषा आप ध्यान से सुनिए कि किसी भी
किसी भी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, कहीं नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में कि किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और जो सिग्मा का मान होता है ये होता है आपका Q अपान यस। यस क्या है? तो ये आपका होता है क्षेत्रफल, Q क्या है? तो ये होता है आपका आवेश, और सिग्मा क्या है? तो सिग्मा आपका है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग Q का परिमाण निकालें तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू यस, ये मान लाकर यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि आपका Q का जो मान है वो बराबर है सिग्मा इंटू यस के, तो ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कीजिए तो पहला पक्ष आप देखिए दोनों में क्या है? सेम है, फाई ई ए है, दोनों का परिमाण सेम है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आप आगे लिखेंगे अतः समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 से तुलना करेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 इंटू ई इंटू एस बराबर, यहाँ पर आपका है सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका ई का जो मान आएगा वो आ जाएगा सिग्मा इंटू एस अपान 2 इंटू एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस से यस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके कारण? तो अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी या परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो सिग्मा अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। सिग्मा क्या है? तो इस चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ई क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। और यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।